हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सी आर्यन गुप्ता। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज कर रहे थे। बहुत सारे चैप्टर्स हमने कर लिया था। स्टार्टिंग के चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स कर लिया था हमने, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी वो कर लिया था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कर लिया था, डिमांड कर लिया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लिया था, सप्लाई कर लिया था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर लिया था। आइए आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके ऑब्जेक्टिव्स भी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, कई क्वेश्चंस तो कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। तो आइए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स देखना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, ऑप्शंस देखते हैं, प्राइस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दीज। तो आप लोग जानते हैं यह चीज मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया गया है क्लास में कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है यह बनता है बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलाकर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। इन्हीं सब को मिलाकर हम प्रोडक्शन करते हैं और इन्हीं सब को मिलाकर ही हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड। तो देखिए इसका हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना वो हम लोग दो टाइम फ्रेम में स्टडी करते हैं। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को कहते हैं, ऐसे टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स दोनों को चेंज कर सकते हैं। मतलब यहां पर कोई फिक्स्ड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहां सारे फैक्टर्स वेरिएबल ही होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा टाइम है, वह कौन सा टाइम है जिसमें सारे फैक्टर्स चेंज किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग रन। लॉन्ग रन है वो समय, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हम सारे ही फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट रन में केवल और केवल वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड को नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, तो सारे ही सारे वेरिएबल हो जाते हैं, कोई फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, जितना क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करेंगे वो किसी ना किसी प्रोडक्शन फंक्शन का एक रिजल्ट होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब आप मैथमेटिकल तरीके से लिख देंगे तो उसी के तो रिजल्ट से आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ABCD, जहां पर ABCD जो है ये है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके ABCD। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? विच फैक्टर्स अमंग द फॉलोइंग आर फाउंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस? फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो अगर आप शॉर्ट रन का बात करेंगे, शॉर्ट रन का बात करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल फैक्टर्स, एक होता है फिक्स्ड फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शॉर्ट रन में कौन कौन से फैक्टर्स पाए जाते हैं? फिक्स्ड, वेरिएबल, बोथ, तो दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों ही। पूछता लॉन्ग रन में कौन से पाए जाते हैं, तो लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल हो जाते हैं, आंसर हो जाता है वेरिएबल। शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्पादन का निम्न में कौन सा साधन है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? कौन कौन से इसमें से साधन जो है वो उत्पादन का है? प्रोडक्शन करने के लिए इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं?
लैंड जरूरी है, लेबर जरूरी है, कैपिटल जरूरी है, ऑल ऑफ दीज सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर इसका। 5 का हो जाएगा डी। ठीक है, 6 नंबर देखिए, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है? एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है? कैपिटल, लेबर, लैंड एटसेट्रा, सॉरी नन ऑफ दीज। तो कैपिटल और लैंड जो है वो तो निष्क्रिय है, वो खुद से कुछ करता नहीं है। लेबर जो है, लेबर हो जाएगा सक्रिय, लेबर ही तो लिविंग बीइंग है जो काम करता है, तो एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 6 का बी, लेबर। 7 नंबर देखिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस समय के द्वारा की जाती है? किस नियम के द्वारा की जाती है? सॉरी समय नहीं, नियम। किस नियम के द्वारा की जाती है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन? तो देखिए, हम लोग इसमें 2 तरह के नियम के बारे में पढ़े थे। एक होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और एक होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट रन में, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग रन में। ठीक है, तो शॉर्ट रन में आपसे पूछ रहा है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग इसमें से कौन सा लॉ पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, बी है लॉन्ग रन, सी है शॉर्ट रन, डी है वेरी लॉन्ग रन। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है। पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि शॉर्ट रन में हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। यहां पे पूछ रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हम लोग कब पढ़ते हैं? तो शॉर्ट रन में पढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट रन। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस ट्विस्ट किया हुआ है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एक्सप्लेन्स 3 स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शंस पढ़ते हैं जरा, बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट राइज, मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेज, एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स, एमपी इज 0। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है ना प्रोडक्शन का, शॉर्ट रन में फर्स्ट स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें जैसे जैसे आप एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स को जोड़ते जाते हैं फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ, वैसे वैसे प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्ट जो है आपका टोटल प्रोडक्ट वो बढ़ता है। और पहले बढ़ेगा वो इंक्रीजिंग रेट से, बाद में बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, और बाद में वो नेगेटिव रेट से बढ़ेगा। तो स्टेज 1 में आपके स्टेज 1 में क्या होता है? आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट दोनों बढ़ता है। मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट दोनों बढ़ता है। जैसे जैसे आप एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को लगाएंगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ, आपका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो बढ़ जाएगा। पहला वाला अगर 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा होगा तो दूसरा वाला आने के बाद फर्स्ट स्टेज में 10 से ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, सपोज 12 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, तो आपका टोटल जो है, टोटल प्रोडक्ट वो 10 से बढ़ के अब 22 हो जाएगा। यही होता है हमारा स्टेज 1। स्टेज 1 में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, स्टेज 2 में हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं, अब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीजिंग रेट से ऐड होगा, मतलब अब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा घटते हुए रेट से, मार्जिनल प्रोडक्ट घटेगा। स्टेज 3 आते आते तक मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो आपसे स्टेज 1 के बारे में पूछ रहा है। स्टेज 1 में क्या होता है? बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट दोनों राइज करता है। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों लागू होता है? पहला, स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस बिटवीन फैक्टर्स, बिल्कुल सही बात है, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 11वां नंबर देखिए, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है? लॉ ऑफ डिमांड, वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी जस्ट बताए थे
शॉर्ट रन में हमारा कौन सा लॉ काम का होता है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉन्ग रन में कौन सा लॉ हम पढ़ते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अ रैशनल प्रोड्यूसर लाइक्स टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन। अगर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का केस दिया हुआ है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन का केस दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि एक रैशनल प्रोड्यूसर, रैशनल मतलब एक समझदार व्यक्ति, कौन से स्टेज में ऑपरेट करेगा? क्या वो स्टेज 1 में ऑपरेट करेगा? क्या वो स्टेज 2 में ऑपरेट करेगा? क्या वो स्टेज 3 में ऑपरेट करेगा? तो इसका सही जवाब क्लास में बताया जा चुका है, वो ऑपरेट करेगा स्टेज 2 में। स्टेज 2 में इसलिए ऑपरेट करेगा क्योंकि स्टेज 1 में क्या होता है, जो फिक्स्ड फैक्टर उसने लगाया होता है ना, फिक्स्ड फैक्टर जो लगाया होता है, अभी वेरिएबल फैक्टर्स इतने ज्यादा नहीं हैं कि उस फिक्स्ड फैक्टर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। मतलब अभी और स्कोप है वेरिएबल फैक्टर्स को उसके साथ जोड़कर प्रोडक्शन बढ़ाने का, और स्कोप है। लेकिन जैसे ही आप स्टेज 2 में आते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स को जोड़ते जाते हैं, अब आपके फिक्स्ड फैक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन जो है आपका स्टेज 2 में होता है। तभी तो टोटल प्रोडक्ट जो मैक्सिमम होता है वो स्टेज 2 में होता है। तो क्योंकि हमारा टोटल प्रोडक्ट स्टेज 2 में मैक्सिमम होता है और हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूज स्टेज 2 में होता है, इसलिए एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा हमेशा स्टेज 2 में प्रोड्यूस करेगा। कभी भी वो स्टेज 3 की तरफ तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगला लेबर लेके आएंगे तो वो प्रोडक्शन खुद नहीं करेगा, दूसरे का भी प्रोडक्शन करने नहीं देगा। मतलब उसके आने से हमारे बिजनेस में फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, तो उसमें तो जाएंगे ही नहीं। स्टेज 1 में भी नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पे अभी और स्कोप है प्रोडक्शन बढ़ाने का। मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है स्टेज 2 में, इसलिए हम हमेशा स्टेज 2 में ऑपरेट करेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, जो चक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वो कौन सा है? अ कर्व विच राइजेस फर्स्ट, पहले बढ़ेगा, एंड स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग आफ्टर, दैट इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा कर्व है जो पहले बढ़ता है और उसके बाद गिरता है? तो एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। तो ये तीनों ही कर्व ऐसे होते हैं जो पहले तो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, बाद में गिरते हुए दिखेंगे। ठीक है, आप लोग इसका फोटो जरूर ध्यान में रखे होंगे, डायग्राम इसका जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके, और अगर एग्जाम में नहीं पूछता है तो कम से कम इस तरह के क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाएंगे। कई बार ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट किए जा चुके हैं एग्जाम में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये है आपके चैप्टर थियरी ऑफ प्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा और आपकी तैयारी में जरूर हेल्प मिलेगा। मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।